एक बार मैसेज करके आप लोग बताएं। वॉइस और सब कुछ क्लियर है? अगर वॉइस और सब कुछ क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सभी लोग मैसेज करिएगा, जो लोग भी आ गए हैं। देखिए हम लोग देख रहे थे यहाँ पर ज्वालामुखी के बारे में, वोल्केनो के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो वोल्केनो के बारे में आप लोग जानते हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या होती है। ज्वालामुखी प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो गर्म गलित पदार्थ होता है, यानी कि जो मैग्मा होता है, वो पृथ्वी की ऊपर की परतों को तोड़ते हुए जब सतह पर आता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग ज्वालामुखीता या फिर ज्वालामुखी हम लोग बोल देते हैं। इससे निर्मित जो संरचना होती है, उसी को हम लोग ज्वालामुखी के नाम से एक तरह से जानते हैं। और उससे निर्मित जो आपको कोननुमा संरचना दिखाई देती है, उसे ज्वालामुखी शंकु के नाम से जानते हैं। और जहां से लावा निकलता है उसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं। जिस रास्ते से निकलता है आप लोग देखेंगे, मतलब ये इसको हम लोग मतलब एक तरह से ज्वालामुखी वेंट के नाम से या फिर नलिका के नाम से जानते हैं। जहां पर मैग्मा इकट्ठा होता है, जहां पर सबसे ज्यादा मैग्मा पाया जाता है, उसे मैग्मा चैम्बर के नाम से जानते हैं। तो इन सभी संरचनाओं के बारे में आप लोग जानते होंगे। लावा किसे कहते हैं, मैग्मा किसे कहते हैं, मैग्मा की गतिशीलता को कौन निर्धारित करता है, ज्वालामुखी की ज्वालामुखी है वो किस प्रकार का होगा, वो कौन डिसाइड करता है, मैग्मा ही डिसाइड करता है। अगर मैग्मा है वो गाढ़ा होगा तो विस्फोट है वो भयानक और तीव्र होगा। और अगर मैग्मा जो है पतला है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का है, तो क्षारीय प्रकृति का होने की वजह से वो पतला होगा। पतला होगा तो शांत दरार प्रकार या हल्के 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 यहाँ पर मैग्मा है वो निकलेगा, जिससे पठार का निर्माण हो सकता है, विस्तृत मैदान का निर्माण हो सकता है। तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए हम लोग कल बात कर रहे थे यहाँ पर वितरण की बात कर रहे थे। तो आप लोग देखेंगे कि एक तो विस्फोटकता के आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा हम लोग वितरण के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। तीसरा उद्गार की अवधि के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, जो संरचना के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोग देख चुके हैं। मैंने ये नोट भी करा दिया था, ये वाला टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा भी दिया था। ओके। तो ये आप लोगों के लिए आंतरिक संरचना के बारे में भी कल मैं आप लोगों को पढ़ा दिया था, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी का वितरण कहाँ कहाँ पर होता है, आखिर विश्व में आपको ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो आपको ज्वालामुखी दो जगह पर ही देखने को मिलेंगे। या तो वो प्लेटों के सीमांत पर होगा। अब सीमांत कोई भी हो सकता है, चाहे अपसारी सीमांत हो या फिर अभिसारी सीमांत हो। दोनों सीमांतों पर हमें ज्वालामुखी देखने को मिल सकते हैं। या फिर प्लेटों के अंदर, मतलब हम जिसे अंतः प्लेटीय बोलते हैं, प्लेटों के अंदर भी ज्वालामुखी प्रक्रिया हो सकती है। जिसके पीछे क्या कारण होते हैं, इन कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग एकदम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए आसान भाषा में मैं आप लोगों के लिए समझाता हूँ। देखिए अगर हम बात करें ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी आखिर कैसे, ज्वालामुखीता कैसे होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैग्मा का निर्माण होना जरूरी है। आखिर मैग्मा का निर्माण कैसे कैसे हो सकता है। तो मैग्मा का निर्माण होने के लिए आप लोग अगर कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि मैग्मा का निर्माण होने के लिए तापमान बढ़ना चाहिए। दोस्तों क्या बढ़ना चाहिए, तापमान बढ़ना चाहिए। तापमान कैसे बढ़ेगा, आप लोग जानते हैं, अगर हम पृथ्वी के अंदर की ओर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। तो यही हमें चीज चाहिए, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए अगर हम लोग बात करें, देखिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी, अगर हम पृथ्वी की परतें माने, ठीक है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी की परत है, ठीक है। तो इसके नीचे क्या होगा, यहाँ पर तापमान क्या होगा, ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर तापमान क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तापमान ज्यादा है तो यहाँ पर जो चट्टान है वो कैसे पहुंचेगी, मैग्मा का निर्माण ज्यादा कैसे होगा। तो वो चीज हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कई कारण हो सकते हैं। नंबर एक, यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई स्थल हो सकता है। दोस्तों क्या हो सकता है, कोई तप्त स्थल हो सकता है। तप्त स्थल जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, हॉट स्पॉट। क्या बोलते हैं जिसको दोस्तों, हॉट स्पॉट बोलते हैं। ये हॉट स्पॉट है जहां पर ये सारी चीजें, मतलब हॉट स्पॉट है जहां पर गर्म गलित पदार्थ यानी कि एक तरह से मैग्मा है उसका निर्माण होगा। आप लोग देखेंगे इसी हॉट स्पॉट में क्या होगा, तापमान ज्यादा होगा। दोस्तों तापमान ज्यादा होगा तो जो पदार्थ होगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तरह से गर्म गलित अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे अवस्था में आ जाएगा।
अब देखिए नंबर एक तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, मैग्मा। देखिए जब यहाँ पर जो पदार्थ होगा वो कैसा होगा, गर्म गलित अवस्था में, जिसे हम एक नाम दे देंगे, जिसको हम लोग मैग्मा के नाम से दोस्तों जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मैग्मा के नाम से जानते हैं। केवल मैग्मा का ही होना जरूरी नहीं है, इस मैग्मा का पृथ्वी पर आना भी क्या होता है, जरूरी होता है। तो पृथ्वी पर आने आने के लिए इसे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा दोस्तों। अभी मैग्मा प्रेशर कैसे लगाएगा, क्योंकि इसे परतों को तोड़ने के लिए इसे क्या चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। एकदम इसके इसके लिए जोश और जुनून चाहिए। तो जोश और जुनून और पावर इसको कौन देता है, ये प्रेशर कौन देता है। तो आप लोग देखेंगे मैग्मा के साथ में जब जल बल मिल जाता है दोस्तों, यानी कि जल, जल का मतलब है कि यहाँ से जल वाष्प बनेगा दोस्तों। जल वाष्प, जल वाष्प ओके, वाटर वेपर, इसका होना भी क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। प्लस और कुछ गैसेस भी हो सकती हैं दोस्तों, गैसों की भी मात्रा हो सकती है। ये क्या करते हैं, जल होता है वो क्या बदलेगा, जल वाष्प में, यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। और गैसेस उसेस की मात्रा होगी, ये दोनों मिलकर के बहुत प्रेशर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बहुत ताकत लगाएंगे, जोर लगाएंगे। और जब यही प्रेशर वाटर वेपर क्या करेगा, ऊपर आने का प्रयास करेगा, साथ में इसके मैग्मा भी दोस्तों ऊपर आता है। आप लोग देखेंगे तो बहुत प्रेशर के साथ में, बहुत प्रेशर के साथ में मैग्मा है वो बाहर की ओर निकलता है। मैग्मा बहुत बाहर की ओर निकलता है तो आप लोग देखेंगे जिस वजह से एक तरह से, इस तरह से ज्वालामुखी शंकु का निर्माण हो जाता है। तो यही प्रक्रिया तो चाहिए। लेकिन अब समस्या ये है कि ये मैग्मा का निर्माण कैसे होगा, ये हमें समझना है, और कहाँ कहाँ पर मैग्मा का निर्माण होगा। तो हम लोग देखते हैं, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो नंबर एक, ये वाला डायग्राम आप लोगों को समझ में आना चाहिए दोस्तों। देखिए कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़िएगा। ऐसे तो बुक में हर जगह दिया रखा होता है, लेकिन सारी चीजें पढ़ेंगे भूल जाएंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो सिर खुजलाएंगे कि यार कैसे होगा। फिर कहते हैं कि क्वेश्चन यार बड़ा हार्ड बना दिया, पता नहीं कैसे बना दिया, बुक के अंदर तो दिया ही नहीं रखा है। तो बुक के अंदर इसीलिए नहीं, क्योंकि आप जब चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जब तक समझेंगे नहीं, तब तक क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इन चीजों को आसान करना है। तो मैं आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, हम लोग देखते हैं कि ऐसी अवस्थाएं हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। ओके, सेकंड स्टेप नेक्स्ट पेज पर मैं बना देता हूँ दोस्तों। तो देखिए आप लोग, अभी मैं आप लोग पढ़ाऊंगा प्लेट विवर्तनी के बारे में। देखिए हम आपको बताएंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सागर नीतर प्रसरण के बारे में पूरा चुंगत सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत, इनके बारे में पढ़ेंगे, तब आपको और चीजें डिटेल में क्लियर होंगी। बस इतना ध्यान रखिएगा अभी के लिए कि देखिए आप लोग जानते हैं कि जो प्लेटें हैं वो क्या है, चलायमान है। जैसे हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट है, ये भी क्या है, खिसक रही है, जिस वजह से वलित पर्वत जो है इनकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। जैसे मैं आप लोगों को एक आसान भाषा में दोस्तों समझाता हूँ, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत होइए। मतलब समझ लीजिए ये क्या है, एक स्थल खंड है दोस्तों, ये क्या है, एक स्थल खंड है, समझ लीजिए। थोड़ा छोटा बना देता हूँ, बहुत बड़ा बन गया दोस्तों। मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ, जैसे कि ये मानते हैं ये यूरेशिया है। ये कल के लेक्चर का आपका बेस भी है, समझ लीजिए जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से हमारा वोल्केनो टॉपिक तो क्लियर होगा। वोल्केनो टॉपिक के साथ में ये आपका कल का बेस भी बनेगा जा करके, ठीक है, कल के लेक्चर का बेस भी बनेगा। अगर हम यूरेशिया की बात करें दोस्तों, और दूसरी तरफ क्या है, इधर आप लोग देखेंगे, इधर क्या है, आप लोग जो भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट, जो भारतीय उपमहाद्वीप उपमहाद्वीप महाद्वीपीय प्लेट है। ओके, ये भी क्या है, यूरेशियाई प्लेट है दोस्तों। ये समझ लीजिए आज से लगभग में 5 अरब वर्ष पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। अब एक दूसरे से ये दूर दूर थी, यानी कि जो चाइना है, जो वर्तमान में आज हमारे पास में दिखता है, आज हमारा पड़ोसी दिखता है, पहले हमारा पड़ोसी नहीं होगा। पहले बीच में एक बड़ा समुद्र होगा। लेकिन धीरे धीरे समुद्र जो है, इसके बीच में देखिए भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट और जो यूरेशिया है, इसके नीचे क्या होगा, इस तरह से एक प्लेट होगी। कौन सी ये प्लेट थी दोस्तों, ये मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ जिससे हम लोग को एकदम क्लियर दिखेगा, ठीक है। ये कौन सी, ये 33 सागर था इसके बीच में दोस्तों। ओके, मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आप लोग को क्लियर दिखेगा। देखिए एक बीच में एक प्लेट थी, एक कौन सी प्लेट थी, ये 33 सागर था, 33
सागर था दोस्तों, ठीक है। ये 33 सागर था। 33 सागर है, धीरे धीरे समाप्त हो गया था करके, क्योंकि देखिए वो भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट इधर की ओर गति कर रही थी, और आप लोग देखेंगे यूरेशियाई प्लेट है, ये भी इधर के लिए गति कर रही थी। बीच में बेचारा क्या है, बीच में क्या था, समुद्र था दोस्तों। बीच में क्या था, समुद्र। ये ये पतली सी यहाँ पर ये क्या थी, एक तरह से स्थल खंड था, या फिर आप समझ सकते हैं कि ये सागर नीतल वाला पार्ट है। ये आप क्रस्ट समझ सकते हैं, लेकिन इस सागर के अंदर जो क्रस्ट पाई जाती है उसकी मोटाई कम होती है दोस्तों। अब जब दो दो समझ लीजिए, ए भी एक हाथी है, ए भी एक हाथी है, दो हाथी ऐसे जब जोर लगा रहे हैं, और बीच में क्या है, चींटी आ गई बेचारी, तो ये कुचलेगी ही ना। तो आप देखेंगे पहले क्या होता है, पहले तो यूरेशियाई प्लेट और साथ में जो 33 सागर है, यूरेशियाई प्लेट और 33 सागर के बीच में क्या होता है, अभिसरण होता है। और ये 33 सागर जो है, ये तेजी से इसका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, क्योंकि ये कम ही होता है दोस्तों। तो क्या होता है, ये 33 सागर पहले इसका अभिसरण होता है, ये नीचे की ओर जाता है दोस्तों। नीचे की ओर छेपड़ होता है, यानी जो 33 सागर वाली प्लेट थी, इसका नीचे की ओर छेपड़ होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये इधर के लिए आ रहा था, ये इधर के लिए, तो जिस वजह से इसका नीचे की ओर इस तरह से छेपड़ हो रहा था। जब नीचे की ओर छेपड़ हो रहा था, तो आप लोग देखेंगे इसका क्या होता है, तापमान दोस्तों ज्यादा होता है। इसका क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिस वजह से टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से 33 सागर वाला 33 सागर वाला जो क्रस्ट होता है, ये तेजी तेजी से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। और आप लोग जानते हैं कि यूरेशिया और 33 सागर जब पहले अभिसरण करते हैं, तो इसी से ट्रांस हिमालय का भी निर्माण होता है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसे सबसे पहले क्या निर्माण होता है दोस्तों, ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। ट्रांस हिमालय के बाद में आप लोग देखेंगे, इसके इसके बाद में किसका निर्माण होता है, जो ग्रेटर हिमालय है उसका निर्माण होता है। फिर किसका निर्माण होता है, मिडिल हिमालय है उसका निर्माण होता है। फिर मिडिल हिमालय के बाद में फिर जो शिवालिक हिमालय है उसका निर्माण होता है। तो जो ट्रांस हिमालय के दोस्तों निर्माण होता है, वो 33 सागर और यूरेशियाई प्लेट है। 33 सागर और यूरेशियाई प्लेट के अभिसरण की वजह से होता है। और आप लोग जानते हैं कि 33 सागर क्या है, एक सागरीय प्लेट है। एक सागरीय प्लेट होने की वजह से इसका घनत्व ज्यादा है। इसका घनत्व ज्यादा होने की वजह से इसका अत्यधिक नीचे की ओर, मतलब अत्यधिक गहराई तक इसका क्षेपण होता है। अत्यधिक गहराई तक इसका क्षेपण होने की वजह से, अत्यधिक गहराई में जाने की वजह से इसका तापमान ज्यादा हो जाता है। तापमान ज्यादा होता है, जिस वजह से मैग्मा में कन्वर्ट होती है। मैग्मा में कन्वर्ट होती है तो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। साथ में देखिए 33 सागर है, तो यहाँ से पानी भी भ्रंश के सहारे, भ्रंशन के सहारे, भ्रंशन यानी कि दरारों के सहारे पानी भी नीचे पहुंच जाता है। तो पानी भी मिल गया, प्लस मैग्मा भी मिल गया। पानी क्या बनाएगा, जल वाष्प बनाएगा, वाटर वेपर बनाएगा, जिससे प्रेशर बढ़ जाएगा, जिस वजह से ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। इसी वजह से जो ट्रांस हिमालय रीजन है दोस्तों, ट्रांस हिमालय रीजन में हमको ज्वालामुखी ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलते हैं। आखिर हमें ट्रांस हिमालय क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत क्यों देखने को मिलते हैं, वो आज आपको समझ में आया। आपको ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और सिविल हिमालय हिमालय जो रीजन है, इसमें आपको ज्वालामुखी पर्वत देखने को नहीं मिलते। वो क्यों नहीं देखने को मिलते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि यानी कि एक चीज हमें समझ में आई कि प्लेटें आपस में आकर के भी अभिसरण करती हैं। एक और प्रक्रिया हो सकती है जिससे ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। यानी कि ये क्या है, एक तरह से प्लेट है, एक तरह से ये प्लेट है। ओके, इसको हम लोग प्लेट नाम दे दिए हैं। बस ये स्थल खंड है, स्थल खंडों को प्लेट का नाम दे दिया जाता है दोस्तों। देखिए प्लेटें हैं, कैसे कैसे संचालन कर सकती है। तो जो सीमांत जो है दोस्तों, अगर हम दोस्तों सीमांत की बात करें, यानी कि फ्रंट की बात करें, तो कितने प्रकार के फ्रंट या सीमांत हो सकते हैं। प्लेटें कैसे कैसे संचलन कर सकती हैं दोस्तों। देखिए हर हर सब्जेक्ट की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, शब्दावलियां होती हैं। अब मैं जैसे संचलन बोल रहा हूँ, तो ये नहीं बोलना है कि कैसे ये कैसे प्लेटें हैं वो चलती हैं। चलना नहीं बोलते हैं दोस्तों, इसको संचलन बोला जाता है। तो सभी सब्जेक्टों की कुछ अपनी शब्दावलियां, टर्मिनोलॉजी होती हैं, उन्हीं का आप लोगों को यूज करना होता है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि जैसे अगर हम सीमांत की बात करें, तो एक तो जो होता है वो अभिसारी सीमांत होता है। अभिसारी सीमांत होता है। अभिसारी सीमांत होता है।
आप लोग नोट करते चलिएगा दोस्तों। ये नहीं आरजी सर पढ़ा रहे हैं, आप मौजे से बैठे हुए हैं, बोले कि आरजी सर लिख तो रहे हैं, बाद में पीडीएफ दे ही देंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोगों के लिए खुद भी नोट्स बनाने हैं। अभी सारी सीमांत जो होता है, ओके, इसमें कन्वर्जेंट बाउंड्री हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होती है, दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं। दो प्लेटें हैं दोस्तों, वो एक दूसरे की ओर आती हैं। जैसे अभी जस्ट हमने एग्जाम्पल के लिए देखा, जिस तरह से यूरेशियाई प्लेट, तैतीस सागर या फिर भारतीय प्लेट, भारतीय उपाधि प्लेट एक दूसरे की ओर आ रही थी। इसी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसरण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम अभिसरण बोलते हैं। जब अभिसरण की प्रक्रिया होगी तो क्या होगा, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, आगे हम डिटेल में आप लोग को पढ़ाएंगे। एक तो अभिसारी सीमांत हो सकता है, दूसरा क्या है दोस्तों, जहां अपसारी सीमांत हो सकता है। अपसारी सीमांत हो सकता है। ये देखिए, अपसारी सीमांत क्या होता है, जिसे हम लोग डाइवर्जेंट बाउंड्रीज भी बोल देते हैं। ये एक बाउंड्री का मतलब है दोस्तों, जैसे सीमा, ये क्या है, एक प्रकार की बाउंड्री तो है दोस्तों, ये क्या है, एक प्रकार की बाउंड्री है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। देखिए, ये क्या है, ये जो है, ये क्या है, बाउंड्री है। ये किस प्रकार की बाउंड्री है, ये अभिसारी बाउंड्री है। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसी तरह से अभी हम लोग बात करते हैं कि जो अपसारी बाउंड्रीज क्या होती है, मतलब आप लोग देखेंगे इसमें क्या होता है, प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। इस तरह से प्लेट क्या है, एक दूसरे से दूर जाती है। प्लेट क्या होती है, एक दूसरे से दूर जाती है। तो दूर जाने से क्या होता है, यहाँ पर तनाव मूलक बल लगता है। इस तनाव मूलक बल की वजह से यहाँ पर चट्टान आपस में टूट जाती है, टूट करके एक दूसरे से दूर जाती है, जिससे भ्रंशन की प्रक्रिया होती है। स्टार्ट में भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, और भ्रंश घाटी का निर्माण होकर के हल्के हल्के दूर जाती हैं, जिससे घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होती है। और अगर यहाँ पर फिर आगे क्या प्रक्रिया होगी वो हम लोग देखेंगे। इसमें फिर ज्वालामुखी प्रक्रिया होने लगती है, जिससे कटकों का निर्माण होता है। हमें सागर नीतल में इस तरह की अवस्था देखने को मिलती है, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। इसको हम लोग किस प्रकार की बाउंड्री बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग अपसारी सीमांत बोलते हैं। ओके, अपसारी बाउंड्रीज के नाम से, सीमांत के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी तरह से एक और बाउंड्री होता है दोस्तों, एक और बाउंड्री होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संरक्षित, संरक्षित बाउंड्री, या फिर इसे रूपांतरित, रूपांतरित बाउंड्री या सीमांत के नाम से जाना जाता है। सीमांत के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होती है, प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में और समानांतर चलती हैं। विपरीत दिशा में, यानी कि एक प्लेट है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही, तो ये आपस में बस घर्षण करती हैं। ये क्या करती हैं, घर्षण करती हैं बस। जैसे आप लोग देखें कि इधर से एक बस जा रही है, इधर से एक बस आ रही है, आपस में क्या हुई, एक दूसरे के समानांतर थोड़ी सी टच होकर के चली गई, तो क्या वो बस थोड़ी ऐसे थोड़ी हिलने डुलने लगेगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये जो सीमांत जो है, ये इसको हम लोग संरक्षी सीमांत या रूपांतरित सीमांत के नाम से जानते हैं। यहाँ अब कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया, क्योंकि हमारा यहाँ पर मेन टॉपिक है ज्वालामुखी। जब मैं आप लोगों के लिए विवर्तनिक प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा, तब आप लोग और भी चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जब विवर्तनिक प्रक्रिया को समझेंगे, तब वहां से हमको समझ में आएगा कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होंगी, कहाँ कहाँ पर भूकंप आएंगे, भूकंप किस प्रकार के आएंगे, कहाँ पर गहरे प्रकार के, कहीं छिछले प्रकार के भूकंप, कहाँ कहाँ पर मध्यम प्रकार के भूकंप हैं वो उत्पन्न होंगे। वो भी चीजें आप लोगों को डिटेल में समझ में आएंगी। कहाँ कहाँ पर किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होगा, किस प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया कहाँ पर होगी, तो वो सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए, अगर हम लोग इतना आप लोगों को अभी याद रखना है कि देखिए, जहां पर अभिसारी सीमांत और अपसारी सीमांत होता है, यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया हो सकती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया हो सकती है। यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है, समानता, समानता यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ पर दोस्तों भूकंप उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मध्यम और छिछली गहराई वाले भूकंप है, वो हमें देखने को मिलते हैं। ओके, छिछले भूकंप और मध्यम दूरी के जो भूकंप होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो अभिसारी सीमांत होता है, अपसारी सीमांत होता है, यहाँ पर हमें ज्वालामुखी प्रक्रिया भी देखने को मिलती है, और इन सीमांतों पर भूकंप भी आते हैं।
ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब हम लोग डिटेल में देखते हैं कि जहां पर अभिसारी सीमांत होता है, तो अभिसारी सीमांत होने पर ज्वालामुखी प्रक्रिया आखिर कैसे हो जाती है। तो अभिसारी सीमांत में आप लोग समझ गए, जैसे आप लोग देखेंगे अभिसारी सीमांत में क्या होता है, एक प्लेट का नीचे की ओर छेपड़ होता है, छेपड़ होने से यहाँ पर क्या होती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। अच्छा, अरे सॉरी, आप लोग देखेंगे आप लोग देखेंगे दोस्तों कि आप लोग देखेंगे दोस्तों कि देखिए इस तरह से जब 33 सागर है, जब एक समय ऐसा आया होगा जब 33 सागर वाली जो क्रस्ट है ये समाप्त हो गई होगी, फिर नंबर आया होगा भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट का नंबर आया होगा। ये जो भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट है दोस्तों, जब इसका क्षेपण हुआ होगा तो इसके छेपड़ से और यूरेशियाई प्लेट में बलन की प्रक्रिया से ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ। चलो इतना समझ में आया कि ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ, लेकिन ग्रेटर हिमालय के निर्माण के समय ज्वालामुखी प्रक्रियाएं क्यों नहीं होती हैं, वो हम चीज समझने का प्रयास करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाली चीज है। इसको हम लोग देखते हैं, तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम लोग इधर यूरेशियाई प्लेट में बना देते हैं, उसी तरह से सेम सेम डायग्राम है दोस्तों। ये क्या है, ये यूरेशिया वाली प्लेट है दोस्तों। ओके, और एक प्लेट हम लोग इधर बना देते हैं जो भारतीय प्लेट है। थोड़ा छोटा बनाते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम पहले नंबर पर, ये क्या है, ये यूरेशियाई प्लेट है। ओके, और इधर क्या है, ये भारतीय प्लेट है, ये भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट है। इन दोनों का क्या हो रहा है, एक तरह से अभिसरण हो रहा है। ये एक दूसरे की ओर आ रही हैं दोस्तों, ये एक दूसरे की ओर आ रही हैं, ये एक दूसरे की ओर आ रही हैं इस तरह से। जब ये एक दूसरे की ओर आ रही होंगी, तो इसमें से एक प्लेट है वो नीचे की ओर जाएगी दोस्तों, एक प्लेट है वो नीचे की ओर जाएगी। तो देखिए, ये यूरेशियाई प्लेट है, भारतीय प्लेट है, इसका नीचे की ओर क्षेपण होता है। भारतीय इसको भारतीय प्लेट को मैं दूसरे कलर से बना दूं दोस्तों, भारतीय प्लेट को मैं ब्लैक कलर से बना देता हूँ, ठीक है। तो भारतीय प्लेट है, इसका नीचे की ओर छेपड़ होता है इस तरह से, नीचे की ओर इसका क्या होता है, छेपड़ होता है दोस्तों। ओके, नीचे की ओर छेपड़ होता है, और जो आप लोगों के लिए यूरेशियाई प्लेट है, अभिसरण से क्या होता है, इसमें इस तरह से बलन की प्रक्रिया होती है, इस तरह से बलन की प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होता है, आप देखेंगे ग्रेटर हिमालय जो है, बेहद हिमालय जो है, उसका निर्माण होता है। आखिर आप लोग देखेंगे जो भारतीय प्लेट है वो नीचे की ओर क्षेपित होती है। आखिर आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि भारतीय प्लेट का नीचे की ओर क्षेपण क्यों हो रहा है भाई। भारतीय प्लेट का नीचे की ओर क्षेपण दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय प्लेट की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि ये भारतीय प्लेट है। आप लोग देखेंगे ये भारतीय प्लेट है, एक ए प्लेट है, इसका घनत्व जो है, इसका घनत्व जो है दोस्तों, वो क्या है, घनत्व क्या है, ज्यादा है। ओके, ज्यादा है, किसकी तुलना में ज्यादा है, जो यूरेशियाई प्लेट है, इसका घनत्व क्या है दोस्तों, अपेक्षाकृत कम है। किसकी तुलना में घनत्व ज्यादा है दोस्तों, जब देखा जाएगा दोनों के घनत्व में, यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट, जब देखा जाएगा कि यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट, इन दोनों प्लेटों में किसका घनत्व ज्यादा है, तो देखने को मिलता है कि भारतीय प्लेट का घनत्व ज्यादा है। तो भारतीय प्लेट इसलिए क्या है, नीचे की ओर क्षेपित होती है। आप कहेंगे कि ये भारतीय प्लेट है, आखिर ये क्यों नीचे की ओर क्षेपित हो रही है भाई, इसका घनत्व ही क्यों ज्यादा है, ये जो भारतीय प्लेट है इसी का घनत्व क्यों ज्यादा है भाई, ये भी आप लोग के दिमाग में डाउट आ सकता है। तो आप लोग देखेंगे जो भारतीय प्लेट है दोस्तों, ये भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट जो है, ये आप लोग देखेंगे कि एक तरह से महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट का मिश्रण देखने को मिलेगा एक तरह से। और ये जो है, ये प्योर क्या है, इधर का जो पार्ट है यूरेशियाई प्लेट का, ये क्या है, ये महासागरीय सॉरी, ये महाद्वीपीय ही प्लेट है। ओके, ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये सहे ये सहे महाद्वीपीय प्लेट है। जो सहे महाद्वीपीय प्लेट का मतलब है कि ये महाद्वीपीय प्लेट होने के साथ में महासागरीय प्लेटों की भी गुण रखती है, जो भारतीय प्लेट है, ठीक है।
यानी कि इसीलिए इसको बोलते हैं सह महाद्वीपीय प्लेट। सह महाद्वीपीय प्लेट का मतलब है कि इसके अंदर महाद्वीपीय प्लेट होने के साथ साथ महासागरीय प्लेट के भी इसके अंदर गुण हैं। यानी कि इसके जो रासायनिक संरचना है, संगठन है, वो इस तरह की बनी हुई है कि इसमें कुछ गुण हैं वो इसके हैं और मिक्स हैं। तो जिस वजह से इसकी इसकी डेंसिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है। यानी कि इसका घनत्व जो है, आप लोग देखेंगे इसका घनत्व जो है, देखिए इसका घनत्व जो है वो भले ही इस प्लेट से यानी कि यूरेशियाई जो महाद्वीपीय प्लेट है इससे ज्यादा है, लेकिन महासागरीय प्लेट से तो कम ही होगा। देखिए डेंसिटी की बात करें, एक चीज मैं और नोट करा देता हूँ। देखिए घनत्व की बात करें तो घनत्व किसका ज्यादा होता है प्लेटों में, अगर हम लोग बात करें तो प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं। जो प्लेटें हैं, अगर हम बात करें, जो प्लेटें होती हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए आप। हम प्लेटों की बात करें, अगर हम दोस्तों प्लेटों की बात करें, एक प्लेट होती है जो महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट होगी, ठीक है। दूसरी प्लेट है वो महासागरीय प्लेट हो सकती है, महासागरीय प्लेट हो सकती है, महासागरीय प्लेट हो सकती है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे एक जो हो सकती है वो जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सह सह महाद्वीपीय महाद्वीपीय, या फिर सह महासागरीय भी बोलते हैं, महासागरीय। ओके, देखिए इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि अब देखिए इसमें घनत्व की बात करें, घनत्व घनत्व इसमें मैं एक दो तीन ना लिख करके यहाँ पर एबीसीडी लिख दूं, कोई समस्या। अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, इसको मैं अगर बी नाम दे दूं, इसको अगर मैं सी नाम दे दूं, कोई समस्या वाली बात है? कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। देखिए अगर हम लोग बात करें घनत्व की बात करें तो घनत्व जो है वो किस तरह से होगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा, अगर हम लोग घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, तो सबसे कम घनत्व किसका होगा दोस्तों, ए वाले का होगा। ए वाले से ज्यादा किसका घनत्व होगा, क्योंकि देखिए इसमें दोनों के गुण हैं, तो इस वाले का होगा, तो सी वाले का होगा। और फिर इससे ज्यादा किसका होगा, बी वाले का होगा। बी वाले का घनत्व क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा होता है। तो अगर हम आपसे बोले कि इन तीनों प्लेटों में दोस्तों सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, तो सबसे ज्यादा घनत्व जो है बी वाले का है। यानी कि जो महासागरीय प्लेट है दोस्तों, कौन सी प्लेट, महासागरीय प्लेट जो होती है दोस्तों, जो महासागरीय प्लेट होती है उसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। तो जब भी देखिए ये भी चीज है कि कौन सी प्लेट नीचे की ओर जाएगी, भाई जो भारी होती है वो नीचे जाती है। आपने देखा, जैसे पानी है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए पानी है दोस्तों, इसमें बताइए एक हल्की चीज है और एक क्या है, भारी चीज है। मतलब आयतन वायतन सब कुछ बराबर है दोस्तों, आयतन वायतन क्या है, बराबर है। तो आप लोग देखेंगे जो भारी चीज है भाई वो तो क्या हो जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। जो हल्की चीज होगी वो तो ऊपर रहेगी, मजे से तैरती रहेगी। आप लोग देखेंगे आप लोग देखेंगे कि जिसकी डेंसिटी यानी कि जिसका घनत्व क्या होगा, जो ज्यादा ठोस होगा वो अंदर चला जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास दो बॉल हैं, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में दो बॉल हैं। एक बॉल क्या है जिसका घनत्व कम है, जो खोखली है। दूसरी दूसरी बॉल है जो एकदम ठोस है, सॉलिड है एकदम, आप लोग देखेंगे क्या है, सॉलिड है। अब बताइएगा कि इस ये ए है और ए बी है, ओके। बताइए इन दोनों में से कौन सी ज्यादा नीचे, ज्यादा गहराई तक जाएगी, ओके। तो आप लोग जाहिर सी बात कहेंगे कि देखो बी का भार ज्यादा है, ज्यादा ठोस है, ये नीचे की ओर जाएगी। इसी तरह से प्लेटों के साथ में भी होता है। जो प्लेट जो प्लेट ज्यादा भारी होती है, मतलब एक तरह से जिसका ज्यादा घनत्व होता है, ज्यादा डेंसिटी होती है, वो नीचे की ओर जाती है। और जितनी ज्यादा डेंसिटी होती है वो उतनी ज्यादा गहराई तक जाती है। तो इसी वजह से दोस्तों क्या होता है, अगर महासागरीय प्लेट है तो महासागरीय प्लेट जो है, अब मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, इस तरह से बॉल बना देता हूँ, तीन बॉल बना देता हूँ। तब आप लोगों के लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जितने भी आपके डाउट हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तब क्या हो जाएंगे,
सब आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए इस तरह से मैं आप लोगों के लिए 3 बॉल बना करके दिखाता हूँ, ठीक है? आप लोग देखेंगे ये क्या है? ये पहली बॉल है दोस्तों। ये क्या है? दूसरी बॉल है दोस्तों। ये क्या है? तीसरी बॉल है। इसका नाम मैं ए रख देता हूँ, इसका नाम मैं सी रख देता हूँ, इसका नाम मैं बी रख देता हूँ, ठीक है? आप लोग देखेंगे ये क्या है भाई? कम घनत्व है, इसका थोड़ा ज़्यादा है और इसका क्या है? बहुत ज़्यादा घनत्व है, तो मैं बहुत सारी लाइनें खींच देता हूँ। समझ गए? आप लोग देखेंगे ठीक है? हाँ, अब ठीक है। अब आप लोग देखिएगा जिसमें ज़्यादा लाइनें मतलब उसकी डेंसिटी क्या है? उतनी ज़्यादा है। अब मैं आप लोगों से बोलूँ कि भैया देखो इनमें से कौन-कौन सी गेंदें हैं वो कितनी गहराई तक जाएँगी? तो आप बोलेंगे ए जो है वो थोड़ी-सी गहराई तक ही जाएगी, ऊपर ही तैरती रहेगी भाई। सी वाली है, ये थोड़ी ज़्यादा गहराई तक जाएगी क्योंकि इसका घनत्व इसकी अपेक्षा ज़्यादा है। तो इन दोनों में अगर तुलना की जाएगी तो भैया ये वाली अंदर जाएगी। और इसी तरह से आप लोग देखेंगे कि इस तरह से बी वाली जो है दोस्तों, इसका घनत्व बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये क्या है बहुत अंदर तक जाती है, बहुत अंदर तक ये जाती है। तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों अगर अभिसरण होता है, अगर अगर महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट है, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट है अगर इनका अभिसरण होगा तो इनका अभिसरण होगा क्योंकि आप लोग जानते हैं महासागरीय प्लेट की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ये क्या है? महासागरीय प्लेट है, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा गहराई तक जाएगी, सबसे ज्यादा गहराई तक जाएगी। तो जिस वजह से इसका गलन मतलब जो ये प्लेट है वो अच्छे से गल करके मैग्मा का निर्माण करेगी। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर मैग्मा का निर्माण ज्यादा होगा, मैग्मा का निर्माण ज्यादा होगा जिस वजह से ज्वालामुखी प्रक्रिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें जब महाद्वीपीय और महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट जो है, क्योंकि आप लोग देखिएगा इसका घनत्व तो थोड़ा सा कम होता है, तो जब ये दोनों प्लेटें हैं, जब महाद्वीपीय और सह महाद्वीपीय प्लेट है, इन दोनों का अभिसरण होगा, तो आप लोग देखेंगे कि एक तरह से जो सह महाद्वीपीय प्लेट है, इसका इसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसका नीचे की ओर छेपड़ तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा गहराई तक छेपड़ नहीं होगा, इसका कम गहराई तक छेपड़ होगा। जिस वजह से कम गहराई पर होगा तो ज्यादा तापमान नहीं होगा, नीचे ज्यादा तापमान नहीं होगा तो मैग्मा का निर्माण होगा, तो लेकिन मैग्मा का निर्माण कम होगा। इसका आंशिक गलन होता है, आंशिक गलन होने की वजह से मैग्मा क्या रहता है? कम रहता है दोस्तों। मैग्मा यहाँ पर दोस्तों कम रहता है, तो आप लोग देखेंगे मैग्मा की मात्रा कम रहती है और साथ में यहाँ पर अगर पानी वानी ना मिले तो गैस की मात्रा भी कम हो जाती है, वाटर वेपर भी कम हो जाता है, प्रेशर भी कम लगता है, जिस वजह से ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती। ऐसा ही हमारे हमारे तब हुआ था जब महा जो यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट का अभिसरण हुआ था, क्योंकि भारतीय प्लेट कैसी है? इसका घनत्व ज्यादा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये सह महाद्वीपीय प्लेट है दोस्तों। सह महाद्वीपीय प्लेट होने की वजह से घनत्व तो इसका ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, जिस वजह से ज्यादा गहराई तक इसका छेपड़ा नहीं हो पाता है, जिस वजह से ज्यादा गहराई तक, अब लिख लीजिए दोस्तों, ज्यादा गहराई तक इसका छेपड़ ना होने की वजह से छेपड़ नहीं हो पाता है, जिस वजह से जो क्रस्ट है उसका आंशिक गलन ही होता है, क्रस्ट का आंशिक गलन गलन की वजह से मैग्मा कम बनता है दोस्तों। मैग्मा का निर्माण क्या होता है दोस्तों? कम होता है। अब मैग्मा का निर्माण क्या होता है? कम होता है। अब मैग्मा भाई कम है, एक तो क्या है यहाँ पर मैग्मा कम है दोस्तों, मैग्मा की मात्रा क्या है, इस वजह से यहाँ पर आंशिक गलन की वजह से मैग्मा क्या है? कम निर्माण होता है दोस्तों। और साथ में क्योंकि यहाँ पर कोई पानी का स्रोत नहीं है दोस्तों, इस वजह से यहाँ पर वाटर पेपर यानी कि जल वाष्प की भी कमी है। जल वाष्प क्योंकि समुद्र होता तो दरारों से समुद्र का पानी चला जाता है, लेकिन यहाँ समुद्र तो है नहीं भाई, दोनों ही स्थल स्थल है, तो दोनों ही स्थल स्थल है तो यहाँ पर थोड़ी ना पानी समुद्र का पानी है। आप लोग देखेंगे जिससे
जल है वो नहीं पहुंच पाता है, तो जल वाष्प का निर्माण भी नहीं होता है। अगर जल वाष्प का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, ये उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाता है। और साथ में एक और बड़ी समस्या है, एक और बड़ी समस्या क्या है, आप लोग देखेंगे कि जब जब पहले 33 सागर का अभिसरण हो रहा था, तो उस वजह से क्या हुआ कि जो क्रस्ट है उसकी मोटाई और बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तिब्बत का पठार है। आप लोग देखेंगे कि जहां पर हिमालय पर्वत है दोस्तों, वहां पर आप लोग देखेंगे तिब्बत का पठार होने की वजह से क्रस्ट की मोटाई क्या है, बहुत ज्यादा है। तिब्बत का पठार दोस्तों क्या है, तिब्बत का पठार है दोस्तों। ये तिब्बत का पठार होने की वजह से मोटाई बहुत ज्यादा है, तो मोटाई ज्यादा होने की वजह से तोड़ने के लिए तो और ताकत चाहिए, तो इसमें ताकत और है नहीं, क्योंकि मैग्मा की मात्रा कम है, जल वाष्प कम है, तो ताकत तो वैसे ही कम। और क्या है, तिब्बत का पठार होने की वजह से इसे ज्यादा चीज को तोड़ना है, अब ज्यादा चीज को तोड़ना है तो और भी ताकत चाहिए होगी। इसी वजह से जब ग्रेटर हिमालय है दोस्तों, ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर अभिसरण की प्रक्रिया के बावजूद भी यहाँ पर ज्वालामुखी की प्रक्रिया नहीं होती। आप लोग देखेंगे यहाँ पर ज्वालामुखी ज्वालामुखी की प्रक्रिया नहीं होती, जिसके पीछे कौन कौन से रीजंस हैं, आप लोग बता देंगे। कि हिमालय क्षेत्र में प्लेटों का अभिसारी सीमांत पाया जाता है, फिर भी यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। बलित पर्वत जैसे एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, आप लोग देखेंगे, या फिर हम लोग आल्स पर्वत की बात करें, ये सभी बलित पर्वत हैं। यहाँ हर जगह आपको ज्वालामुखी प्रक्रियाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन ऐसा भारत के साथ में क्या है, भारत में ज्वालामुखी प्रक्रियाएं हिमालय क्षेत्र में नहीं होती हैं। जिसके पीछे रीजन क्या है, नंबर एक मैग्मा की कमी, क्योंकि भारतीय प्लेट जो है वो भारतीय प्लेट सह महाद्वीपीय प्लेट है, जिस वजह से इसका घनत्व ज्यादा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, तो इसका अधिक गहराई तक छेपड़ नहीं होता है, जिससे मैग्मा कम होता है। साथ में जल वाष्प ना होने की वजह से और प्रेशर नहीं जनरेट होता है। साथ में तिब्बत का पठार होने की वजह से मोटाई बहुत ज्यादा है, तो मैग्मा को तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, जिस वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रियाएं नहीं हो पाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नीचे मैग्मा तो मौजूद है, मैग्मा तो मौजूद है लेकिन उतना ज्यादा मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से हिमालय क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रियाएं नहीं होती है। समझ में आया? ओके, चलो, ये चीज आप लोगों को समझ में आएगी। लेकिन अगर हम बात करें जहां पर एक महाद्वीपीय प्लेट हो और दूसरी महासागरीय प्लेट हो, तो वहां पर क्या होगा, जैसे एंडीज पर्वत हो गया, रॉकी पर्वत हो गया, आल्प्स पर्वत हो गया, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए तो आप लोगों को ज्यादा चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, सारी चीजें, सारे क्वेश्चन के आंसर बड़े प्यार से निकलने लगते हैं। हम लोग गहराई के साथ में चीजों को समझते नहीं है, सिर्फ ऊपरी और आंशिक ज्ञान रखते हैं, जिस वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर आप लोग इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप पढ़ेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी तरह से घुमा करके क्वेश्चन आए, चाहे भले ही उसमें किताबी लैंग्वेज है, भाषा है, उसका उपयोग ना किया जाए, फिर भी आप उस क्वेश्चन को करने में सक्षम होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, पहला तो हमने देख लिया कि एक तरह से महाद्वीपीय प्लेट और सह महाद्वीपीय प्लेट है, अगर इसका अभिसरण हो तो क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं, या फिर महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण हो तो क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे, दूसरा, कि महाद्वीपीय महाद्वीपीय एवं महासागरीय महासागरीय प्लेट है, अगर इसका अभिसरण हो, इसका अभिसरण हो, तब इस समय क्या होगा दोस्तों। तो ये भी जानना क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको हम लोग एक बार समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक तरफ क्या है, जैसे कि मानते हैं ये अमेरिकन प्लेट है दोस्तों, ये ये अमेरिकन प्लेट है, ये महाद्वीपीय प्लेट है दोस्तों। अमे उत्तरी अमेरिका महाद्वीपीय प्लेट है,
दूसरी प्लेट हम लोग यहाँ पर बना देते हैं जो कि प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ये क्या है? प्रशांत। ये मैं इधर इधर लिख देता हूँ तो आप लोगों के लिए थोड़ा आसान होगा समझने के लिए। एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा पूरा मिटा देता हूँ। इधर मैं बना देता हूँ प्रशांत महासागर, क्योंकि आप लोग मैप में हमेशा ऐसा ही देखते होंगे, तो इस वजह से मैं इधर लिख देता हूँ, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये क्या है? एक तरह से प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट है दोस्तों। दूसरी तरफ मैं आप लोगों के लिए एक प्लेट बना के दिखा देता हूँ जो अमेरिकी प्लेट है। अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट है ये दोस्तों। तो एक तरफ महासागरीय प्लेट है, दूसरी तरफ महाद्वीपीय प्लेट है। इन दोनों का भी क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है दोस्तों, एक दूसरे की ओर आ रही होंगी। दोनों की एक दूसरे की ओर आएंगे तो भैया टक्कर हो जाएगी। अब टक्कर होगी तो यहाँ पर अभिसारी सीमांत बनेगा। कौन सी बाउंड्री बनेगी? आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कन्वर्जेंट बाउंड्री का निर्माण होगा। तो यहाँ पर एक प्लेट है वो नीचे की ओर जाएगी। कौन सी प्लेट नीचे की ओर जाएगी? अभी कॉन्सेप्ट दोस्तों बताए हैं। वो प्लेट नीचे जाती है जिसका घनत्व ज्यादा होता है। बताइए कौन सी प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है? महासागरीय प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है। अब कॉन्सेप्ट, अब देखिए आप कितनी बुकें पढ़ते होंगे, अब हर जगह थोड़ी ना लिखा होगा। अब क्वेश्चन बना करके यूपीएससी जो एग्जामिनर है, अगर वो क्वेश्चन बनाता है और बोल देता है कि प्रशांत महासागरीय प्लेट का नीचे की ओर क्षेपण होता है और अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट है, अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट है, वो उसमें बलयन की प्रक्रिया होती है और प्रशांत महासागरीय प्लेट का नीचे की ओर अधिक गहराई तक क्षेपण होता है। आप कहेंगे यार ये कौन इतना डिटेल में पढ़ता है? बस एक कॉन्सेप्ट है। अगर उसने बोल दिया कि प्रशांत महासागरीय प्लेट, अगर उसने बोल दिया कि ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, यानी कि महासागरीय प्लेट का घनत्व महाद्वीपीय प्लेट से तो ज्यादा ही होगा भैया। तो हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि महासागरीय प्लेट है वो नीचे की ओर ही क्षेपित होती होगी। ये क्या है? कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट के आधार पर आप चीजें कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इसमें से कौन सी प्लेट नीचे की ओर जाएगी? ये महासागरीय, क्योंकि इसका घनत्व क्या है दोस्तों? इसका घनत्व क्या है? ज्यादा है। इसकी अपेक्षा ओके, ये सब कुछ सापेक्ष होता है दोस्तों। इसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होगा दोस्तों। अब देखिए घनत्व इसका ज्यादा है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वही भैया नीचे की ओर क्षेपित होता है। इसका अधिक गहराई तक नीचे की ओर क्षेपण होगा। क्यों? क्योंकि ये महासागरीय प्लेट होने की वजह से इसका घनत्व क्या है? ज्यादा है, क्योंकि ये बसाल्ट से निर्मित चट्टान है। तो बसाल्ट से निर्मित चट्टान होने की वजह से इसका घनत्व ज्यादा है, जिस वजह से इसका अधिक गहराई तक क्षेपण होगा दोस्तों। अधिक गहराई तक क्षेपण होगा। और जो अमेरिकन प्लेट है दोस्तों, जो अमेरिकन प्लेट है, इसमें क्या होगी? इस तरह से बलन की प्रक्रिया होगी। अब ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट है तो रॉकी पर्वत का निर्माण होगा इधर। आप लोग देखेंगे रॉकी पर्वत, यानी कि बलित पर्वतों का निर्माण होगा। रॉकी, या फिर आप लोग देख सकते हैं जो एंडीज पर्वत, रॉकी या फिर एंडीज पर्वत हम लोग देख सकते हैं, इसका निर्माण होगा। और ये जो प्लेट है इसका अधिक गहराई तक इस तरह से क्षेपण हुआ, अधिक गहराई तक क्षेपण हुआ। ये अधिक गहराई तक क्षेपण होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व ज्यादा होने की वजह से अधिक गहराई तक क्षेपण होगा। अधिक गहराई तक, अधिक गहराई तक, अधिक गहराई तक क्षेपण होगा। जिस वजह से अगर अधिक गहराई तक क्षेपण होगा तो तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा दोस्तों। नीचे नीचे जाने पर तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलेगी जिससे मैग्मा का निर्माण ज्यादा होगा। जिससे क्या होगा दोस्तों? मैग्मा का निर्माण क्या होगा? ज्यादा होगा। साथ में यहाँ पर गर्त भी बनेगा दोस्तों, गहरे गर्तों का निर्माण होगा। और क्योंकि ये महासागरीय प्लेट है तो यहाँ से पानी भी रिस करके नीचे पहुंच जाएगा, जिससे वाटर वेपर भी ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो आप लोग देखेंगे जिस वजह से यहाँ पर ज्यादा मात्रा में मैग्मा का निर्माण होगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों? मैग्मा भी ज्यादा है, प्लस जल वाष्प, क्योंकि सागर ही है तो सागर का जल नीचे पहुंच जाएगा। तो हम लोग देखेंगे जल वाष्प, जल वाष्प की मात्रा क्या होगी दोस्तों? ज्यादा होगी। तो मैग्मा भी मिल गया भैया, जल वाष्प भी मिल गया, और यहाँ पर क्या है? एक तरह से मोटाई भी ज्यादा नहीं है। तो यही मैग्मा ऊपर की परतों को तोड़ते हुए जाएगा।
और ऊपर की परतों को तोड़ते हुए जाएगा तो इस तरह से ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण करेगा। इसी वजह से रॉकी एंडीज पर्वत या फिर हम बात करें आल्प्स पर्वत की, जो बलित पर्वत है वहां पर हमें बलित पर्वतों में हमें ज्वालामुखी पर्वत भी देखने को मिलते हैं, ज्वालामुखिता भी देखने को मिलती है। तो आप उत्तरी उत्तरी अमेरिका की बात करें या फिर दक्षिणी अमेरिका की बात करें, तो वहां पर आपको बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलेंगे, जिसके पीछे का रीजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसके पीछे का रीजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको अभी डिटेल में आप लोग दोबारा से रिवाइज करेंगे जब मैं आप लोगों के लिए प्लेट विवर्तन की समझाऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि प्लेट सीमांत पर आपको हर जगह जहां जहां प्लेट सीमांत हैं वहां वहां आपको ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलेंगे। ओके, वहां वहां आपको ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं एक बार, इसी तरह से महासागरीय महासागरीय प्लेट का भी अभिसरण होगा तो भी सेम प्रक्रिया होती है, क्योंकि महासागरीय प्लेट का अधिक घनत्व होने की वजह से ज्यादा गहराई तक क्षेपण होगा तो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। जैसे फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, इस वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग एक बार मैप बनाए दोस्तों, अगर हम लोग एक बार मैप बनाए और मैप में आपको दिखाएं, तो आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज नजर आएगी दोस्तों। इस तरह से, अरे यार ये थोड़ा सा नीचे से बनाना पड़ेगा। ओके, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया दोस्तों, छोटा बनाना पड़ेगा नहीं तो पूरा मैप बन नहीं पाएगा। हम लोग ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है दोस्तों। इधर हम लोग क्या बना लेते हैं, इस तरह से, ये भारत है दोस्तों, ये इंडोनेशिया वाला रीजन है। ओके, ये यहाँ पर आप लोग जापान देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे ये क्या है, ये प्रशांत महासागर है। अब क्या है, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है दोस्तों। ये क्या है, ये सीमांत है दोस्तों, मैं ब्लैक कलर से जो बना रहा हूँ, ये क्या है, सीमांत है दोस्तों। ये क्या है, एक तरह से सीमांत है दोस्तों। तो आप लोग देखेंगे कि जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये इधर की ओर ऐसे ताकत लगा रही है। ओके, और इधर से ये क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है दोस्तों, ये ताकत लगा रही है इधर से। ये क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है, ये ताकत लगा रही है। इधर से क्या है, यूरेशियाई, ये ये महासागरीय प्लेट है इधर भी। ओके, ये क्या है, महासागरीय प्लेट है। लेकिन ये सह महाद्वीपीय होने की वजह से आप लोग देखेंगे इसकी डेंसिटी कम होती है इसकी अपेक्षा। तो आप लोग देखेंगे कि इसी वजह से ये जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, आप लोग मैप पर देखिएगा, ये क्या है, प्रशांत महासागर है दोस्तों। ये प्रशांत महासागर है, महासागर है। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका है। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका है। ये क्या है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका है। ये क्या है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका है। ये क्या देखेंगे आप लोग, ये है मतलब एशिया है। यूरेशिया आप लोग लिख लीजिएगा, यूरेशियाई प्लेट है। ओके, तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। अब देखिए जहां जहां पर अभी सारी सीमांत है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे बलित पर्वतों का निर्माण हुआ है दोस्तों। मैं बनाता हूँ एक दूसरे कलर से, जिससे रेड कलर से। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस तरह से बलित पर्वतों का निर्माण हुआ अभिसरण की वजह से, जिसको हम लोग रॉकी माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। बहुत सारी यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये आप लोगों के लिए उत्तरी अमेरिकाई एक कॉल्डेरा क्षेत्र देखने को मिले। कॉल्डेरा क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, उसके समूह को हम लोग एक तरह से कॉल्डेरा के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग के लिए कॉल्डेरा देखने को मिलेगा। इसी तरह से इधर एंडीज पर्वत है दोस्तों, इस तरह से क्या है,
ये क्या है? ये एंडीज पर्वत है। ये क्या है? एंडीज पर्वत आप लोग देखेंगे। ओके, समझ गए आप लोग? देखिए यहाँ पर ही ज्वालामुखी प्रक्रियाएं भी हो रही होंगी। यहाँ पर ही क्या है? ज्वालामुखी प्रक्रियाएं भी हो रही होंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को ज्वालामुखिता देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को इसी तरह से ज्वालामुखिता आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, आप लोग देख सकते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जैसे कि फ्यूजियामा, जापान के अंदर बहुत सारे ज्वालामुखी द्वीप है। बहुत सारे इधर आप लोग देखेंगे जहां पर फिलीपींस है, जहां पर आप लोग देखेंगे फिलीपींस है। आप लोग देखेंगे जहां पर क्या है, इस तरह से फिलीपींस है। ओके, और इधर आप लोग देखेंगे, इधर भी क्या है? इधर भी आप लोग देखेंगे ज्वालामुखी द्वीप देखने को मिलेंगे। ज्वालामुखिता होती रहती है। बीच में हवाईयन है, ये अंतर प्लेटीय है दोस्तों, अंतः प्लेटीय है एक तरह से। ओके, ये हवाईयन द्वीप बीच में दिख रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि चारों ओर ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती हैं, मतलब एक तरह से ज्वालामुखिता होती है। इसी वजह से इसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, आग का गोला बोलते हैं। देखिए चारों ओर आग जल रही है, तो इसी वजह से इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। रिंग ऑफ फायर के नाम से, किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रिंग ऑफ फायर। तो ये किस वजह से होता है? ये अभिसारी सीमांत की वजह से होता है। इधर भी अभिसारी सीमांत है, इधर भी अभिसारी सीमांत है। इसी अभिसारी सीमांत की वजह से प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखिता देखने को मिलेगी। इसी को हम लोग रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये वितरण है, वैश्विक वितरण है, ये चीज देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए अभी हम लोगों ने देखा अभिसारी सीमांत देख लिया, अब हम लोग अब सारी सीमांत पर भी देख लेते हैं ज्वालामुखिता के बारे में। कहाँ चला गया दोस्तों? अभी हम लोग लिखे थे, कहीं पर तो लिखे थे। मैं कहाँ पर बनाया था दोस्तों? हाँ, ये आगे आगे है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। आप लोग देखेंगे कि देखिए जो अभी हमने अभिसारी सीमांत देख लिया, जहां जहां अभिसारी सीमांत है वहां पर ज्वालामुखी प्रक्रिया हो सकती है। ओके, लेकिन वो डिपेंड करता है, जैसे हिमालय क्षेत्र में नहीं होती है, वो भी मैंने आपको बता दिया। जहां पर अवसारी सीमांत होता है, सारी सीमांत जहां पर होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री होता है। ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है। तो जहां पर डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, वहां पर भी ज्वालामुखी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, कटकों का निर्माण होता है। तो सागर नीतल में आपको देखने को मिलेगा, जैसे अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में आपको कटकों का निर्माण है, वो इसी कारण से होता है। तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये भी बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको समझना भी। देखिए क्या होता है, कैसे ज्वालामुखी का निर्माण हो जाता है, वो चीजें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं दोस्तों, जब तक आप लोग लिखिएगा इसको। ठीक है, आपको आप लोगों का इधर छूट गया हो, ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा जब तक। लिख लिया दोस्तों आप लोगों ने? चलिए अभी हम लोग देखते हैं, अब सारी सीमांतों पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग बात करें कि जो अपसारी सीमांत होता है, अपसारी सीमांत होता है दोस्तों, ये अपसारी सीमांतों पर किस तरह से ज्वालामुखिता होती है, उस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, देखिए जैसे कि कोई क्या है, ये प्लेट है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? प्लेट है। ये क्या है दोस्तों? कोई प्लेट है। इसमें क्या है? डाइवर्जेंट हो रहा है, मतलब आप लोग देखेंगे तनाव मूलक बल है वो लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्तों? दोनों तरफ इस तरह से तनाव मूलक बल जो है वो लग रहा है।
तनाव मूलक बल। तनाव मूलक बल। ये देखिए तनाव मूलक बल की वजह से क्या होगा। देखिए जब आप किसी चीज को ऐसे करके खींचेंगे दोस्तों, जब ऐसे करके आप किसी चीज खींचेंगे तो टूट जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आप लोग देखेंगे इसकी भी हर चट्टाने होती है, क्रस्ट होती है, इसकी भी एक अपनी प्रत्यास्थ सीमा होती है। इस तनाव मूलक बल की वजह से एक समय ऐसा आएगा कि इसमें क्रैक पड़ जाएगा, मतलब आप देखेंगे भ्रंशन की प्रक्रिया हो जाएगी। ये बीच में क्या हो जाएगा, भ्रंश पड़ जाएगा। ये क्या है दोस्तों, भ्रंश है। ये क्या है दोस्तों, भ्रंश है। ओके, ये भ्रंश की प्रक्रिया हो जाएगी। बीच में क्या हो जाएगा, क्रैक पड़ जाएगा, यानी कि एक तरह से क्या हो जाएगा, आप लोग देखेंगे कि ये जो चट्टान है दोस्तों, ये जो चट्टान है दोस्तों, ये इस तरह से दो भागों में बढ़ जाएगी। लेकिन ये तनाव मूलक बल मानने वाला है, नहीं मानने वाला है। ये अभी भी एक दूसरे को दूर ले जाने का प्रयास करेगा, अभी भी एक दूसरे को दूर ले जाने का प्रयास करेगा, जिससे क्या होगा, इस भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होगी। अब क्या होगा, ये तनाव मूलक बल की वजह से भ्रंश घाटी की चौड़ाई में, ये भ्रंशन की प्रक्रिया से घाटी की, जो घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होती है। अरे ये क्या हो गया, आप लोग देखेंगे भ्रंशन की प्रक्रिया से, प्रक्रिया भी लिख लीजिए दोस्तों यहाँ पर, प्रक्रिया से यहाँ पर घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होगी। घाटी की भ्रंश भ्रंश घाटी की चौड़ाई में, चौड़ाई में वृद्धि होगी। ओके, अब वृद्धि होगी तो क्या होगा, ये दोस्तों चौड़ी होने लगेगी। तो चौड़ी होने से क्या होगा दोस्तों, आप लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको ये संरचना दिखाई देगी। ये क्या है, अब देखिए चौड़ाई, ये चौड़ाई में वृद्धि होने से क्या होता है दोस्तों, वो हम लोग समझते हैं। चौड़ाई में वृद्धि होने से यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि दाब तो हट गया है, कि एक तरह से ऊपर का भार हट जाने की वजह से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। इस क्षेत्र में प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ की चट्टान जो है, प्रेशर कम होने की वजह से, प्रेशर कम होने की वजह से, प्रेशर कम होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब देखिए प्रेशर कम होने की वजह से, आप लोग जानते हैं, मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, दाब कम होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। जिस वजह से जो पदार्थ जो है वो अब एक तरह से गर्म गलित अवस्था में आ जाता है। मतलब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर कम होने से पदार्थ तरल अवस्था में आ जाता है। पदार्थ मैग्मा में बदल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मैग्मा का निर्माण होता है दोस्तों। यही मैग्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर आता है। मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, अच्छा, नहीं तो सब एक ही कलर का हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। यही मैग्मा जो है ये हल्के हल्के ऊपर आता है और ऊपर निकलने लगता है। आप लोग देखेंगे, ओके, धीरे धीरे निकलने लगता है, जिससे एक जो आप लोग देखेंगे सागर रीतल होता है, इसका हल्के हल्के प्रसरण इस तरह से होने लगता है। आप लोग देखेंगे इसी को हम लोग बोलते हैं कटक बोलते हैं। यानी कि एक समय जो भ्रंश घाटी होती है वो धीरे धीरे बदल जाती है, एक सागर में, महासागर में बदल जाती है। जैसे कि आप लोग देखेंगे अभी स्टार्टिंग फेज में जो भ्रंश घाटी है, अफ्रीका की जो भ्रंश घाटी है, जो अफ्रीका की भ्रंश घाटी है वो इसी प्रकार की है। एक समय के बाद में वो झील में, और झील से सागर में, सागर से वो महासागर में भी बदल जाएगी। लेकिन इसमें अभी लाखों साल, अरबों साल का समय अभी लगने वाला है दोस्तों। ओके, ऐसा नहीं है कि हम लोग देखेंगे कि आज तो वो भ्रंश घाटी है, 10 साल के बाद समुद्र बन जाएगा, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। ये प्रक्रिया होती है, ये लाखों लाखों साल, करोड़ों करोड़ों साल चलती है, तब जाकर के पूरा होता है। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है, ये ज्वालामुखिता हो रही है एक तरह से, जिससे यहाँ पर क्या होता है, कटकों का निर्माण होता है। कटक का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इसी तरह से सागर नीतलों में भी सेम यही प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसी वजह से अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, इस तरह से अगर आप लोग मैप बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर एक
इस तरह से आप दोस्तों एक मैप बनाइएगा। ये कुछ ज्यादा लंबा बन गया। ठीक है, इसको दूर बनाते हैं, तभी तो बनेगा। यहाँ से बनाइएगा दोस्तों। ठीक है, इधर क्या है, इस तरह से नॉर्वे वाला क्षेत्र है ये, और इधर आप लोग देखेंगे इस तरह से आएगा। ये क्या है, ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र हो गया। ओके, एकदम बंद नहीं करते हैं। इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप ग्रीनलैंड हम लोग बना देते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये फॉल्कलैंड है वो हम लोग बना देते हैं। यहाँ पर कैरिबियन द्वीप समूह अगर बनाना चाहेंगे तो वो बना देंगे। ओके, वेस्ट इंडीज वाला क्षेत्र है, कैरिबियन द्वीप समूह वाला क्षेत्र है। इधर आप लोग देखेंगे इस तरह से, यहाँ पर और भी आप क्षेत्र बना सकते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये क्या है, अटलांटिक क्षेत्र है भाई दोस्तों। ओके, ये अटलांटिक महासागर है। ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर बीच में क्या देखने को मिलेगा, आपको कटक देखने को मिलेगा। बीच में क्या है, इस तरह से। ये ग्रीनलैंड वाला पार्ट हटा देता हूँ दोस्तों, छोटा सा ही बना देता हूँ। यहाँ पर ग्रीनलैंड इस तरह से है, तो वो छोटा ही वैसे भी, लेकिन वो दिखता बड़ा है क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र की इधर है ना, मतलब आर्कटिक रीजन में, इस वजह से ऐसा दिखता है। यहाँ पर कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर बीच में उसी तरह से कटक वाली संरचना आपको देखने को मिलेगी, जहां पर डाइवर्जेंट बाउंड्री है, मतलब एक तरह से अपसारी सीमांत आप लोगों को देखने को मिलेगा। अरे, क्या हो गया? हेलो हेलो, माइक चेक। चलिए, आवाज आ रही है। तो आप लोग देखेंगे इधर क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्री है, अपसारी सीमांत है। ये क्या है, आप लोगों के लिए कटक देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस तरह से एक कटक है। सेम भाई, ओके। ये क्या है, ये मध्य अटलांटिक, मध्य अटलांटिक कटक देखने को मिलेंगे, रिज जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको हिंद महासागर में भी सेम इसी तरह के कटक देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे इन कटकों से अगर, जैसे जैसे भ्रंश, जो जहां पर आप लोग देखेंगे कि जहां पर ये भ्रंशन की प्रक्रिया है, यहाँ से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, चट्टानों की आयु में भी वृद्धि होती है। वो आगे हम लोग देखेंगे जब मैं सागरलीकर प्रसरण सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगा या पूरा चुंबकत्व सिद्धांत पढ़ाऊंगा, वहां पर आप लोगों को ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, इसके अलावा यही सेम आप लोग मैप हिंद महासागर में भी सेम ऐसे बना लेंगे। ये मान लेते हैं हिंद महासागर है, तो इधर भी इस तरह से अपसरण की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इधर भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, और जहाँ संरक्षी सीमांत होता है दोस्तों, वहां पर तो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती ही नहीं है। तो अभिसारी सीमांत और अपसारी सीमांत जहां पर होता है, वहां पर ज्वालामुखी प्रक्रिया हो सकती है। जहां पर रूपांतरित सीमांत होता है या संरक्षित सीमांत होता है, संरक्षित बाउंड्रीज होती है, ओके, तो वहां पर आप लोगों के लिए ज्वालामुखिता नहीं देखने को मिलेगी, समानता। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज और है जो आपको ध्यान रखना है। ये तो बाउंड्री के समीप ज्वालामुखिता हम लोगों ने देखी। कई बार महाद्वीपों के बीचों बीच भाग में ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। वो कैसे होती है, जो बाउंड्री है, सीमांत है, वहां पर तो समझ में आ गया, लेकिन महाद्वीपों के या फिर जो प्लेटें होती हैं उनके मध्य में कैसे ज्वालामुखी, जैसे हवाई, जो हवाई हवाई ज्वालामुखी है, तो वहां पर जो हवाईयन ज्वालामुखी है वो तो प्लेट के प्रशांत महासागर के बीचों बीच में है।
तो उसका निर्माण कैसे हो गया? वो तो सीमांत पर नहीं है। तो उसका वर्णन करने के लिए हम लोग देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि ये क्या है, एक बड़ी-सी प्लेट है। ये क्या है? प्रशांत महासागरीय प्लेट है, बड़ी-सी है। अब बीचों-बीच में ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही है, तो इसका रीज़न आप कैसे बताएँगे? यहाँ पर तो ना अपसारी सीमांत है, ना अभिसारी सीमांत है। बीचों-बीच में ज्वालामुखी कैसे हो रही है प्रक्रिया? अब ये बड़ी समस्या का कारण है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कुछ चीज़ें दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों? देखिए प्लेटों के बीच में भी क्या होते हैं, कुछ हॉट स्पॉट होते हैं। देखिए आप लोग देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं अंतः प्लेट, अंतः प्लेट, प्लेट ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। ये अंतः प्लेट ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, वो चीज़ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये क्या है, मानते हैं कि ये क्रस्ट है दोस्तों हमारा। ये क्या है, इस तरह से क्रस्ट है। ये मेंटल वाला पार्ट है, मोस्ट अपर मेंटल वाला पार्ट है दोस्तों। तो मोस्ट अपर मेंटल वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या है, एक हॉट स्पॉट है दोस्तों। ये क्या है, हॉट स्पॉट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैं थोड़ा-सा इसको यहाँ पर नहीं बनाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा अच्छा-सा बनाता हूँ इसको, एकदम बढ़िया-सा आप लोगों को बना कर के दिखाता हूँ, जिससे आप लोगों को चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएँगी ना। अभी देखिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए, ऐसा कोई क्लियर नहीं कर पाएगा जैसा मैं आप लोग क्लियर करके अभी दिखाऊँगा। देखिए दोस्तों, ठीक है? अब क्या है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर मैं क्या बनाता हूँ इस तरह से, ये जो मेंटल वाला पार्ट है दोस्तों, वहाँ पर क्या है, दूसरा कलर ले लेता हूँ दोस्तों, ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर क्या है, मैग्मा चैम्बर है, जिसको हम लोग हॉट स्पॉट बोलते हैं दोस्तों। ये क्या है? ये है मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर। ये आखिर मैग्मा चैम्बर का निर्माण कैसे हुआ? देखिए आप लोग देखेंगे कि आप लोग देखेंगे कहीं 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 पर हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। हॉट स्पॉट या तप्त स्थल, या आप लोग देखेंगे तप्त स्थल पाए जाते हैं, जहां पर पदार्थ गर्म गलित अवस्था में आ जाता है। यहाँ से क्या होता है कि किसी कारणवश क्रैक पड़ता है, और आप लोग देखेंगे कि ये जो मैग्मा है, ये बेंट के सहारे ऊपर आने लगता है। बेंट के सहारे क्या है दोस्तों, यहाँ पर निरंतर मैग्मा का निर्माण इसमें होता रहता है। समय समय पर फिर उद्गार होता है, जैसे कि 10-20 सालों तक यहाँ पर निर्माण हुआ मैग्मा का। 10-20 सालों तक निर्माण हुआ, फिर बहुत सारा मैग्मा हो गया, तो फूट करके प्रेशर लगा करके तोड़ कर बाहर आ गया। ऐसे ही फिर से 100-150 साल तक फिर से ऐसा ही मैग्मा बनता रहा, बनता रहा, बनता रहा, फिर उसने जोर लगाया, फिर से हो गया। क्या होता है, समय समय पर यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। देखिए इस तरह से यहाँ पर क्या होगी, ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी, मानते हैं जैसे कि ये आज से, मानते हैं कि आज से, जैसे कि मानते हैं आज से 10 लाख साल पहले हुई, 10 लाख साल पहले हुई भाई, ये प्रक्रिया हो गई, जिससे ज्वालामुखी का निर्माण हो गया बीचों बीच प्लेट में, जिसका कारण क्या होता है, हॉट स्पॉट का पाया जाना, तप्त स्थलों का पाया जाना। पृथ्वी के अंदर ऐसे तप्त स्थल बीच बीच में पाए जाते हैं, जिसके पीछे कई सारे रीजन्स बताए जाते हैं, जिसके पीछे रीजन्स है, जैसे कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिस वजह से यहाँ पर पदार्थ जो है वो गर्म गलित अवस्था में, यानी कि एक तरह से तरल अवस्था में आ जाता है, जिससे मैग्मा का निर्माण होता है। निरंतर मैग्मा का इस हॉट स्पॉट में निर्माण होता रहता है, जो समय समय पर यहाँ पर उद्गार होता रहता है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी बन गया दोस्तों। अब ज्वालामुखी बना, लेकिन क्या है, आप लोग जानते हैं कि प्लेटें जो हैं, यानी कि जो हमारा स्थल मंडल है, वो स्थिर नहीं है। वो क्या है, चलायमान है, एक तरह से वो संचलन करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। मतलब मानते हैं इसकी गति इधर से इधर की ओर हो रही है भाई दोस्तों। क्या है, ये जो है इधर से इधर की ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है दोस्तों। अब गति करेगा तो मानते हैं आज से 10 लाख साल पहले यहाँ पर प्रक्रिया हुई। अब 10 लाख साल की प्रक्रिया हुई तो सारा मैग्मा निकल गया, मैग्मा थोड़ा निकल गया। अब उतना प्रेशर नहीं बचा। अब फिर मैग्मा बनना है, धीरे 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 मैग्मा बनना है। मैग्मा ज्यादा हो गया, लेकिन तब तक क्या हुआ, ये प्लेट थोड़ी सी खिसक के आगे पहुंच गई थी। मतलब लगभग में फिर इतना मैग्मा कब हो पाया, 1 लाख साल लग गया मैग्मा को बनते 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 भाई। तब तक ये जो प्लेट थी दोस्तों, ये जो प्लेट थी, ये क्या हो गई,
ये क्या हो गई? ये एक सेकंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया। मैं अभी आप लोगों के लिए बना करके दिखाता हूँ दोस्तों। इस तरह से ये थोड़ी सी ऐसे आगे खिसक गई दोस्तों, इस तरह से आगे खिसक गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पर ज्वालामुखिता फिर से होती है दोस्तों, यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया होती, फिर से ऐसे ज्वालामुखी बन जाता है दोस्तों। फिर से ज्वाला, ये 9 लाख साल के बाद में हुआ, 9 लाख साल के बाद में हुआ। फिर से मैग्मा कम हो गया, मतलब मैग्मा चैम्बर खत्म हो गया भैया। फिर से मैग्मा बनते 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 1 साल लग गया, 1 लाख साल लग गया। तब तक क्या हुआ, फिर से ये आगे बढ़ गया दोस्तों। ये क्या हुआ, फिर से ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया। फिर से हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। आप लोग देखेंगे इस तरह से इसको आगे बढ़ा देते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और फिर यहाँ पर फिर से ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। ये 8 लाख साल के बाद में होती है। फिर से क्या होता है कि फिर से मैग्मा खत्म हो जाता है भाई, फिर से ये हल्के हल्के क्या है दोस्तों, ये आगे जाता है। फिर से क्या होता है दोस्तों, ये आगे जाता है, खिसक जाता है थोड़ा सा। 1 लाख साल में ये मानते हैं आधा किलोमीटर फिर से आगे खिसक गया, फिर से आगे खिसक गया। तो आप लोग देखेंगे कि इस तरह से एक और यहाँ पर ज्वालामुखी का निर्माण हो जाएगा। ये 7 लाख साल बाद, ओके, मतलब 7 लाख साल बाद की हम लोग बात कर रहे हैं। यानी कि इस ज्वालामुखी की आयु 10 लाख साल है, इस ज्वालामुखी की आयु है वो 9 लाख साल है, इस वाली ज्वालामुखी की आयु है वो 8 लाख साल है, इस वाली ज्वालामुखी की आयु है वो 7 लाख है। इसी तरह से आगे खिसकती जाएगी, खिसकती जाएगी, इधर से मैग्मा निकलता जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी रेखा का निर्माण होता है। यहाँ से क्या होता है, ज्वालामुखी 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 रेखा का निर्माण होता है, वोल्केनो लाइन बनता है दोस्तों। इसी तरह से गुच्छा भी बन सकता है। गुच्छा का निर्माण कैसे होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। एक हॉटस्पॉट ना होकर के कहीं पर जैसे 3 हॉटस्पॉट है, तो 3-3 के गुच्छे में यहाँ पर ज्वालामुखी बनेंगी, तो वहां पर ज्वालामुखी गुच्छा भी बन सकता है। तो ये हो गया, समझ में आया सभी दोस्तों, सभी लोगों के लिए? फिर से मैं आप लोगों को बना करके दिखाता हूँ। सेम देखिए, इसी तरह से मैं आपको एक प्लेट बना देता हूँ डायरेक्ट। थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये मानते हैं जो महाद्वीपीय प्लेट है दोस्तों वो है, और नीचे हॉटस्पॉट में बना देता हूँ। यहाँ पर क्या है, जैसे एक हॉटस्पॉट ए है, एक हॉटस्पॉट ए है, और एक हॉटस्पॉट ए है दोस्तों, ओके। अब क्या हुआ, इससे 3 ज्वालामुखियों का निर्माण हो रहा है। एक हॉटस्पॉट ए है और एक हॉटस्पॉट ए है, ठीक है। ये 3 हॉटस्पॉट हैं यहाँ पर, 3, ये 3 हॉटस्पॉट हैं, 3 हॉटस्पॉट हैं। अब इन तीनों से क्या होगा, ज्वालामुखी का निर्माण होगा दोस्तों। अब देखिए, आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक ज्वालामुखी का निर्माण हुआ इस तरह से, एक ज्वालामुखी का निर्माण हुआ, ये दूसरी ज्वालामुखी का निर्माण हुआ इस तरह से। देखिए मैं बनाता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। दूसरी ज्वालामुखी का निर्माण हुआ और तीसरी ज्वालामुखी का निर्माण हुआ, इस तरह से यहाँ पर ज्वालामुखी का निर्माण हुआ, ठीक है। ये भी क्या है, उसी तरह से आप लोग देखेंगे, ये 10 लाख साल पहले बना था। अब क्या हुआ, अब मैग्मा चैम्बर में से भैया मैग्मा खत्म हो जाएगा। मैग्मा खत्म हो जाएगा तो क्या होता है कि भाई इसको समय लगेगा ना मैग्मा उग्मा बनवाने बनाने में, तब तक ये ऐसे आगे खिसक जाएगा। मानते हैं आगे खिसक गया। अब भी प्लेट आगे खिसक गई, फिर से 1 लाख साल के बाद में फिर से इसके बाद ढेर सारा मैग्मा हो गया। तो फिर से आप लोग देखेंगे इस वाली हॉटस्पॉट से बैंड से गया जो मैग्मा, और एक ज्वालामुखी फटी जा करके इस तरह से, तो ज्वालामुखी पर्वत बन गया। इसी तरह से एक ये वाला है, तो इससे भी एक मानते हैं इस तरह से बन गया, ये फटा जा करके। ये तीसरा है, ये भी गया इस तरह से, इसने भी एक ज्वालामुखी ऐसे फोड़ दी जा करके, इस तरह से एक ज्वालामुखी का निर्माण हुआ। तो ये 3 ज्वालामुखी, अगर यहाँ पर 4 हॉटस्पॉट हो, 5 हॉटस्पॉट हो, 6 हॉटस्पॉट हो, तो एक साथ एक जगह पर हमें 6 ज्वालामुखी भी देखने को मिल सकती है, 7 ज्वालामुखी भी देखने को मिल सकती है। तो हम लोग देखेंगे कि ये इसकी जो आयु है वो है 9 लाख साल, 9 लाख साल पूर्व की है,
ओके, इसी तरह से अब क्या हुआ, ये थोड़ा-सा समय और बीतता है दोस्तों, क्योंकि अब भाई मैग्मा खत्म हो जाएगा, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर फिर से ये थोड़ा आगे बढ़ता है। फिर से इस वाले हॉटस्पॉट से एक एक बनता है ज्वालामुखी, इस वाले से एक बनता है ज्वालामुखी, इस तरह से ज्वालामुखी फटता है, एक इससे बनता है ज्वालामुखी इस तरह से। तो आप लोग देखेंगे ये 8 लाख साल पुराना है, ये 8 लाख साल पुराना है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर गुच्छों में हमें ज्वालामुखी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर गुच्छों में अब जितने हॉटस्पॉट हो, नीचे 3 हॉटस्पॉट है तो 3 हमें ज्वालामुखी एक साथ देखने को मिल रहा है। अगर 4 हो तो 4 ज्वालामुखी देखने को मिल सकते हैं। 10 हॉटस्पॉट हो तो 10-10 का हमें गुच्छा देखने को मिल सकता है। तो एक गुच्छा ये हो गया, एक गुच्छा ये हो गया, एक गुच्छा ये हो गया। ये महाद्वीपों के बीचों-बीच हमें बीचों-बीच या कहीं पर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? ज्वालामुखी गुच्छा बोल देते हैं। ज्वालामुखी गुच्छा बोल देते हैं। ज्वालामुखी गुच्छा बोल देते हैं। तो आप लोग समझ गए ज्वालामुखी रेखा का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी गुच्छे का निर्माण कैसे होता है। ये दूसरा वाला आप लोगों का क्लियर हो गया, दूसरा वाला आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर वही सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं, बस यहाँ पर हिंदी इंग्लिश सब कुछ दे रखी है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए रखे हैं। तो अब आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पृथ्वी की सतह पर आप लोग लिखिएगा, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित, प्रक्रिया से प्रभावित वितरण मानचित्र के अध्ययन से, वितरण मानचित्र के अध्ययन से, वितरण मानचित्र के अध्ययन से, वितरण मानचित्र के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया का संबंध, कि ज्वालामुखी प्रक्रिया का संबंध, कि ज्वालामुखी प्रक्रिया का संबंध, कि ज्वालामुखी प्रक्रिया का संबंध प्लेट सीमांत से है, प्लेट सीमांत से है, प्लेट सीमांत से है। प्लेट सीमांत से है, इसलिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा, इसलिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की सतह पर होने वाली, पृथ्वी की सतह पर होने वाली पृथ्वी की सतह पर होने वाली ज्वालामुखी की प्रक्रिया का, होने वाली ज्वालामुखी की प्रक्रिया का, की प्रक्रिया का
की प्रक्रिया का तार्किक एवं वैज्ञानिक वर्णन किया जा सकता है। तार्किक एवं वैज्ञानिक वर्णन किया जा सकता है। तार्किक एवं वैज्ञानिक वर्णन किया जा सकता है। थोड़ा सा तेजी तेजी लिखिएगा दोस्तों। वर्णन किया जा सकता है। किया जा सकता है। महासागर के नीतल पर महासागर के नीतल पर महासागर के नीतल पर भ्रंश घाटी के समीप भ्रंश घाटी के समीप भ्रंश घाटी के समीप अपसारी प्लेट संचलन के कारण समीप अपसारी प्लेट संचलन के कारण अपसारी प्लेट संचलन के कारण प्लेट संचलन के कारण उत्पन्न तनाव मूलक बल से 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 भ्रंशन क्रिया से भ्रंश घाटी तनाव मूलक बल से भ्रंशन क्रिया से भ्रंशन क्रिया से भ्रंश घाटी की चौड़ाई में भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि के साथ भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि के साथ भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि के साथ दाब में कमी के कारण दाब यानी कि प्रेशर में दाब में कमी के कारण दाब में कमी के कारण दाब में कमी के कारण दुर्बल मंडल में दुर्बल मंडल में दुर्बल मंडल में पेरिडोटाइट 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 का आंशिक गलन होता है 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 जिससे क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति होती 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 है जब यही मैग्मा
जब यही मैग्मा भ्रंश घाटी से होते हुए, जब यही मैग्मा भ्रंश घाटी से होते हुए, भ्रंश घाटी से होते हुए, यही मैग्मा भ्रंश घाटी से होते हुए महासागर के नीतल पर आता है, 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 तब तब शांत दरार प्रकार की, तब शांत दरार प्रकार की, तब शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, तब शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, जिससे मैग्मा के शीतलीकरण के कारण, जिससे मैग्मा के शीतलीकरण के कारण, मैग्मा के शीतलीकरण के कारण, मैग्मा के शीतलीकरण के कारण, मैग्मा के शीतलीकरण के कारण बसाल्ट चट्टान के रूप में, बसाल्ट चट्टान के रूप में, बसाल्ट चट्टान के रूप में, बसाल्ट चट्टान के रूप में निर्मित संरचना, निर्मित संरचना, निर्मित संरचना के रूप में, निर्मित संरचना के रूप में ज्वालामुखी कटक का निर्माण होता है, ज्वालामुखी कटक का निर्माण होता है, ज्वालामुखी कटक का निर्माण होता है, जैसे जैसे अटलांटिक महासागर के मध्य में, जैसे अटलांटिक महासागर के मध्य में, जैसे अटलांटिक महासागर के मध्य में, मध्य में, मध्य में अटलांटिक, मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक और हिंद महासागर में, हिंद महासागर में, हिंद महासागरीय कटक, हिंद महासागरीय कटक, हिंद महासागरीय कटक देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। दोस्तों सभी लोगों को नोट्स बनाने हैं, ये नहीं मैं ऐसे ही आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, मीन्स में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि प्लेट विवर्तन की या फिर प्लेटों के सीमांत से ज्वालामुखी का किस प्रकार संबंध है, ये मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट नंबर 1 में आप लोगों को लिखने के लिए भी दिया था, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से। आगे पैराग्राफ चेंज करिए, अब हम लोग अभी सारी सीमांत के बारे में लिख लेते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा। अभी सारी प्लेट सीमांत पर, 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 अभी सारी प्लेट सीमांत पर जहां महासागरीय प्लेट का, जहां महासागरीय प्लेट का, जहां महासागरीय प्लेट का, महासागरीय प्लेट का मुड़ने के बाद छेपड़ होता है, मुड़ने के बाद छेपड़ होता है,
मुड़ने के बाद छेपड़ होता है। 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 वहां अधिक गहराई में। वहां अधिक गहराई में। वहां अधिक गहराई में। वहां अधिक गहराई में क्षेपित प्लेट के तापमान में वृद्धि होने पर। क्षेपित प्लेट के तापमान में वृद्धि। क्षेपित क्षेपित प्लेट के तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि होने पर। तापमान में वृद्धि होने पर। तापमान में वृद्धि होने पर। तापमान में वृद्धि होने पर क्रस्ट का आंशिक गलन होता है। 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 क्रस्ट का आंशिक गलन होता है जिससे अम्लीय मैग्मा की उत्पत्ति होती है। 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 जब यही मैग्मा जब यही मैग्मा जब यही मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह की ओर आता है। सतह की ओर आता है। सतह की ओर आता है। तब तब केंद्रीय विस्फोटक जब तब केंद्रीय विस्फोटक विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया होती है। प्रशांत महासागर के प्रशांत महासागर के प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में महासागरीय और महाद्वीपीय अभिसारी प्लेटों के सीमांतों पर महासागरीय महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसारी प्लेटों के सीमांत पर होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण
होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण, होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण, होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण, ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण, ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, ब्रैकेट में लिख लीजिए रॉकी और एंडीज पर्वत, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रॉकी एवं एंडीज पर्वत, रॉकी एवं एंडीज पर्वत, मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, जबकि प्रशांत महासागर के, जबकि प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में, जबकि प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में महासागरीय और महासागरीय, महासागरीय और महासागरीय प्लेटों के, महासागरीय एवं महासागरीय, महासागरीय एवं महासागरीय प्लेटों के अभिस अभिसरण सीमांत पर, महासागरीय और महासागरीय अभिसरण सीमांत पर, अभिसरण, अभिसरण प्लेट सीमांत पर लिख लीजिएगा, अभिसरण प्लेट सीमांत पर, अभिसरण प्लेट सीमांत पर होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण, होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण, होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण विभिन्न ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण हुआ है, विभिन्न ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण हुआ है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशियाई द्वीप समूह। अब पैराग्राफ चेंज करिएगा दोस्तों। अब हम लोग अंतः, जो हम आपको पढ़ाए थे कि अंतः प्लेट ज्वालामुखी प्रक्रिया के बारे में, कहाँ चला गया, अंतः प्लेट ज्वालामुखी प्रक्रिया के बारे में, इसके बारे में लिख लीजिएगा ज्वालामुखी प्रक्रिया का संबंध, ज्वालामुखी प्रक्रिया का संबंध केवल प्लेट सीमांतों से ना होकर, ज्वालामुखी प्रक्रिया का संबंध, ज्वालामुखी प्रक्रिया का संबंध, ज्वालामुखी प्रक्रिया का संबंध, ज्वालामुखी प्रक्रिया का संबंध, ज्वालामुखी प्रक्रिया का संबंध केवल प्लेट सीमांतों से ना होकर, केवल प्लेट सीमांतों से ना होकर अंतः प्लेट ज्वालामुखिता से भी, अंतः प्लेट ज्वालामुखिता से भी है, अंतः प्लेट ज्वालामुखिता से भी है, से भी है, प्लेट सीमांतों से दूर, प्लेट सीमांतों से दूर, प्लेट सीमांतों से दूर, प्लेट सीमांतों से दूर, से दूर तप्त स्थल से जब मैग्मा, तप्त स्थल से जब मैग्मा, तप्त स्थल से जब मैग्मा
तप्त स्थल से जब मैग्मा अंदर की परतों को तोड़ते हुए, अंदर की परतों को तोड़ते हुए, अंदर की परतों को तोड़ते हुए सतह की ओर आते हैं, सतह की ओर आते हैं, सतह की ओर आते हैं, तब सतह की ओर आते हैं, तब सतह की ओर आते हैं, तब इंट्रा प्लेट ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, तब इंट्रा या अंतः प्लेट ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, तब अंतः या इंट्रा, तब अंतः या फिर इंट्रा, इंट्रा अंतः प्लेट ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, अंतः ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। महासागरीय प्लेट की अपेक्षा, महासागरीय प्लेट की अपेक्षा, महासागरीय प्लेट की अपेक्षा महासागरीय प्लेट की अपेक्षा महाद्वीपीय प्लेट की औसत मोटाई, 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 औसत मोटाई, औसत मोटाई, औसत मोटाई अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण महाद्वीपीय सतह पर होने के कारण महाद्वीपीय सतह पर, महाद्वीपीय सतह पर, महाद्वीपीय सतह पर, महाद्वीपीय सतह पर इस प्रकार की प्रक्रिया के होने की संभावनाएं कम होती हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार की प्रक्रिया के कम होने की संभावनाएं, के कम होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, संभावनाएं कम हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, संभावनाएं कम हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। वहीं महासागर के नितल पर, वहीं वहीं महासागर के नितल पर, वहीं महासागर के नितल पर, वहीं महासागर के नितल पर वहीं महासागर के नितल पर किसी एक तप्त स्थल हॉटस्पॉट, एक तप्त स्थल, एक तप्त स्थल या हॉटस्पॉट, तप्त स्थल या हॉटस्पॉट
तप्त स्थल या हॉट स्पॉट से होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया 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 प्रक्रिया से ज्वालामुखी रेखा का निर्माण होता है। ज्वालामुखी रेखा का निर्माण होता है। ज्वालामुखी रेखा का निर्माण होता है जबकि एक से अधिक तप्त स्थल से जबकि एक से अधिक तप्त स्थल जबकि एक से अधिक तप्त स्थल से होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया से जबकि एक से अधिक तप्त स्थल से एक से अधिक तप्त स्थल से होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया से ज्वालामुखी प्रक्रिया से ज्वालामुखी प्रक्रिया से ज्वालामुखी गुच्छे या गुच्छा का निर्माण होता है। ज्वालामुखी गुच्छा का निर्माण या गुच्छों का निर्माण, कुछ भी लिख लीजिए। ज्वालामुखी गुच्छे का निर्माण होता है। ज्वालामुखी विस्तार या रेखा से ज्वालामुखी विस्तार या रेखा से ज्वालामुखी ज्वालामुखी विस्तार या रेखा से प्लेटों के संचलन की दिशा प्लेटों के संचलन की दिशा एवं एवं गति को निर्धारित किया जा सकता है। एवं गति को निर्धारित किया जा सकता है। दिशा एवं गति को निर्धारित किया जा सकता है। देखिए, अगर देखिए यहाँ पर ये ज्वालामुखी गुच्छा इस तरफ है, तो जाहिर सी बात है, देखिए इसकी एज ज्यादा है। हम लोग चट्टानों की आयु निकाल सकते हैं, विभिन्न विधियों के द्वारा हम चट्टानों की आयु निकाल सकते हैं। हमने इस ज्वालामुखी का आयु निकाली तो 10 लाख वर्ष पूर्व निकल के आई, इसकी 9 लाख वर्ष पूर्व निकल के आई, इसकी 8 लाख वर्ष पूर्व निकल के आई, इसकी 7 लाख वर्ष पूर्व निकल के आई। तो हमको ये समझ में आ गया कि देखिए इसके नीचे कोई हॉटस्पॉट नहीं है, तो इसका निर्माण भी इसी से हुआ होगा। इन सभी में जो मटेरियल होगा वो समान मटेरियल होगा, क्योंकि एक ही हॉटस्पॉट से इन सभी का निर्माण हुआ है। और इसकी आयु ज्यादा है और ये समान समान दूरी पे हमें देखने को मिल रहे हैं। या फिर अगर उद्गार अगर पहले हो गए तो दूरी कम भी देखने को मिल सकती है। तो हमने यहाँ से और यहाँ तक की हमने दूरी निकाली कि इतनी जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है, एग्जाम्पल के लिए 5 किलोमीटर है। और 5 किलोमीटर जो ये प्लेट है वो कितने साल में चली है, आप लोग देखेंगे कि लगभग में मतलब 3 लाख साल में इतना चली है। मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब 3 लाख साल में 5 किलोमीटर चली है। तो हम लोग भाग करके हम निकाल सकते हैं, दिशा पता कर सकते हैं कि इस प्लेट की दिशा है वो इधर से इधर की ओर है, तो वो भी हम पता कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं कि विस्तार या रेखा से प्लेटों के संचलन की दिशा दिशा एवं गति को निर्धारित किया जा सकता है। गति को निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा इस प्रकार इस प्रकार प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा इस प्रकार प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा केवल प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा केवल महाद्वीपीय सतह पर ही केवल महाद्वीपीय सतह पर ही नहीं सतह पर ही नहीं बल्कि महाद्वीपीय सतह पर ही नहीं बल्कि महासागरीय सतह पर भी
महासागरीय सतह पर भी होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया, होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया, ज्वालामुखी प्रक्रिया, प्रक्रिया के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा प्लेट सीमांत और अंतः ज्वालामुखी प्रक्रिया का वर्णन, द्वारा प्लेट सीमांत और अंतः ज्वालामुखी प्रक्रिया का वर्णन, ज्वालामुखी प्रक्रिया का वर्णन किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, वर्णन किया जा सकता है। समझ में आया सभी दोस्तों आप लोगों के लिए? इसके अलावा हम लोग कल देखेंगे आगे का लेक्चर। तो एक क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्लेट विवर्तन की ज्वालामुखिता का प्लेट विवर्तनिकी से किस प्रकार संबंध है, वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम एकदम लिखा दिए हैं। आप लोग आसानी से इसको लिख करके वर्णन करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप लोग की मेंस की आंसर राइटिंग भी एक तरह से हो रही है। ओके, बस हमने वहां पर क्वेश्चन नहीं लिखाया। या आपसे बोला जाए कि प्लेट विवर्तन की जो प्लेट सीमांतों पर ज्वालामुखी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या फिर अभिसारी सीमांतों पर किस प्रकार ज्वालामुखिता है वो होती है उसका वर्णन कीजिए, तो भी एक क्वेश्चन होगा, वो आप आराम से कर लेंगे। अंतः प्लेट ज्वालामुखी के बारे में बताएं, वो भी बता दिया जाएगा। ओके, सभी के बारे में आसानी से बता दिया जा सकता है। अगर कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग इस लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करेंगे। ठीक है, और जो लोग इस वीडियो को, क्योंकि ये डेमो क्लास के रूप में यूट्यूब पर भी पड़ेगी, अगर आप लोग इसी तरह से एकदम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, प्यार से सभी टॉपिक को कवर करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, फिफ्थ फाउंडेशन बैच। ओके, ये बैच जो है यूपीएससी और पीसीएस वाले बच्चों के लिए रामबाण है। ये ना केवल प्री के लिए बल्कि प्री के साथ मेंस के लिए भी ये बैच बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जो लोग 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों की कोई भी समस्या है, आप लोग कहीं कोचिंग भी कर लिए हैं लेकिन डिटेल में चीजों को पढ़ना चाहते हैं, आप लोग जानते हैं कि 2-2 2.5 लाख 2.5 लाख फीस देने के बावजूद भी इतने डिटेल में चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं, डाउट्स रह जाते हैं। तो अगर आप लोग तब भी कहीं से आप लोग कोचिंग कर लिए हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में 2-2.5 लाख रुपए देने के बाद में आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी फीस बहुत कम है। सिर्फ 1499 रुपए में आप लोग 1499 रुपए में आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 रुपए में 1-2 साल तक नहीं, बल्कि इसकी वैलिडिटी आप लोगों के लिए 3 साल तक इसकी वैलिडिटी मिलने वाली है। यानी कि सिर्फ 1499 रुपए में 3 साल तक यहाँ पर आप लोग लाइव क्लासेस कर पाएंगे, इसका आप लुत्फ उठा पाएंगे। तो आप लोग अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं प्री और मेंस के लिए। यहाँ पर आपका जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर, जीएस थर्ड पेपर, जीएस फोर्थ पेपर और ऐसे का पेपर आपका कवर कराया जा रहा है। और प्री का जीएस फर्स्ट पेपर जो होता है वो कवर कराया जा रहा है। सी सेट और ऑप्शनल इसमें इंक्लूड नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तब भी ये कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपका पूरा जीएस कवर होने वाला है। यूपी पीसीएस वालों के लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि यूपी पीसीएस में आपको केवल और केवल फिफ्थ और सिक्स पेपर जो होता है दोस्तों यूपी स्पेशल का, वो आपको थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ना है। और हम लोग भी अलग से वो बैच लॉन्च करेंगे, अगर वो चाहेंगे तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, 500-600 रुपए में वो लॉन्च किया जाएगा। तो आप लोगों के लिए बैच बहुत अच्छा है। क्लब आईएएस अपनी ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा दोस्तों। क्लब आईएएस अपनी ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पर आप लोगों को मिल जाएगा। विदाउट स्पेस दे करके क्लब आईएएस आप लोग सर्च करेंगे, ऐप मिल जाएगी, इंस्टॉल कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा, वहां पर फिफ्थ फाउंडेशन बैच आप लोगों को दिख जाएगा। मैं आप लोगों के लिए एक बार दिखा देता हूँ। जैसे आप लोग ऐप पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम दोस्तों चल रहे हैं। clubis.com पर आप लोग विजिट करेंगे तो इस तरह से देखिए सीसेट बैच भी नया लॉन्च हो रहा है 1 जुलाई से। इसके अलावा उत्तर लेखन अभ्यास आप लोगों का स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर टेस्ट नंबर 2 अपलोड कर दिया गया है, लिख करके आप लोगों को सबमिट करना है। ओके, इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये है फिफ्थ फाउंडेशन बैच,
ये देखिए 5th फाउंडेशन बैच है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देखेंगे इसकी फीस है अभी 2000 रुपए दिखा रहे हैं। 500 रुपए का भी इस पर कूपन कोड चल रहा है और अभी इसकी प्राइस बहुत कम है, बाद में प्राइस इसके बढ़ जाएंगे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का भी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। सिर्फ 500 रुपए में आप लोग 4 इंस्टॉलमेंट में इसको भर सकते हैं। 500 रुपए के 4 इंस्टॉलमेंट हैं, आप लोग भर सकते हैं। पैसे की कमी है, एक बार 1500 रुपए नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप लोगों के पास 4 महीने हैं। 4 महीने में आप लोग 2000 रुपए इकट्ठा करके जमा कर सकते हैं। तो 500 रुपए का कूपन कोड नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोग इंस्टॉलमेंट वाला लेंगे तो। अगर आप वन टाइम में पेमेंट करेंगे तो 500 रुपए का कूपन कोड मिल जाएगा, तो आप लोग आराम से इसको जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं और आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, इस बैच को जॉइन करिएगा और आप लोग लाभ ले सकते हैं। चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ में। अभी तो ज्वालामुखी का एक छोटा-सा टॉपिक रह गया है, वो देखेंगे और एक नया टॉपिक कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? चलिए दोस्तों धन्यवाद सभी लोगों के लिए।